Assalamu alaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit. I am Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today today we have our guest speaker Ms. Niloufar Rayad. She is recent graduate business graduate from JBS Ladkana and she has been practicing HRM. So today she will be guiding about the current trends in HRM in the industry. So without any further ado, over to you, ma'am. Good morning, everyone. First of all, I want to thank you, SEO, for the giving me such a platform to show my expertise. Let's start. So, our topic is HRM, Human Resource Management. Anyone have any idea about this? Or may I start? Okay, Human resource management. First of all, I want to introduce what is HRM. Human resource management is the process of managing and organizing the people who work for a company or organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पे मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी वर्क है या जो भी काम है उसको हम मैनेज करते हैं या ऑर्गेनाइज करते हैं और वी मे से दैट टू चूज आर टू मैनेज राइट पर्सन फॉर राइट जॉब जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि कहाँ पे किन चीज़ों की नीड है और हम कैसे एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं, हम कैसे उनकी सिलेक्शन करते हैं, हम कैसे उनकी रिक्रूटमेंट करते हैं, हम उन्हें कैसे रिटेन कर सकते हैं जो कि टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है मार्केट में जैसे बहुत नीड है टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ की। तो हम उन्हें कैसे रिटेन कर सकते हैं, हम उसे मतलब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हम इसमें मैनेज करते हैं कि जो भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के जो भी वर्क्स होते हैं या जो भी मतलब उनके एक्टिविटीज होते हैं उनको मैनेज और ऑर्गेनाइज करने को एचआरएम कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज इट व्हाट व्हाई एचआरएम इज इम्पोर्टेंट। Why HRM is important? To select right person for right job. टू सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर राइट जॉब मतलब हम एक अच्छे बंदे को अपनी मतलब जो उनके स्किल्स है जो उनकी एक्सपर्टीज है उनके लिए हम कैसे उस जॉब के लिए हम हायर करते हैं। Then it involves tasks like hiring, training, development, recruitment, selection, salary and compensation. Hiring मतलब हम उनको कैसे हायर करते हैं, हम जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज है या टैलेंटेड इंडिविजुअल्स है उनको हम कैसे हायर करते हैं। देन ट्रेनिंग, उसके बाद हम जो एम्प्लॉयज हायर करते हैं उसको हम पहले ट्रेन करते हैं कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से है ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में उनको इंट्रोडक्शन करते हैं या उनकी जो न्यू टेक्नोलॉजीज है या उनमें जो बेसिक इंडिविजुअल इथिकल मैनर्स जो है होते हैं जो मतलब बेसिक होते हैं उनको हम उसके लिए ट्रेनिंग्स करवाते हैं। या किसी का मतलब जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आती उसके लिए भी हम ट्रेनिंग्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाती हैं। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब जो ट्रेनिंग्स हमने प्रोवाइड की उसको कैसे जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की उनको कैसे हम अपनी जॉब ड्यूटीज में कंडक्ट कर सकते हैं मतलब उन्हें कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी जॉब ड्यूटीज में उसको हम डेवलपमेंट करते हैं। एंड देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ये एक प्रोसेस होता है हायरिंग का। देन सैलरी एंड कंपेंसेशन इसमें आता है बेनिफिट्स जो होते हैं एम्प्लॉयज के यहाँ सैलरी होती है। हम जैसे फॉर एग्जांपल कोई अच्छा एम्प्लॉय है जो मतलब बहुत अच्छा काम करता है मतलब परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है वो और जो कंपनीज के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है वो उसको गेन करने में बहुत मतलब आगे हैं। तो हम उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लीव ना करे मतलब वो रिटेन रहे। हम उसको कैसे रिटेन कर सकते हैं एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन वो एनुअली मंथली या फिर मतलब क्वार्टरली वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब परफॉर्मेंस मैयर करती है। अगर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको हम फॉर एग्जांपल रिवार्ड्स वगैरह नहीं देंगे, बेनिफिट्स वगैरह नहीं देंगे एक्स्ट्रा मतलब दूसरे जो एम्प्लॉयज हैं उनसे बढ़कर हम उन्हें नहीं देंगे बेनिफिट्स वगैरह तो वो मोटिवेट नहीं होगा तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं होगी तो वो रिटेन नहीं कर सकता हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। वो जल्दी मतलब लीव करेगा, मूव करेगा, स्विच करेगा जॉब मार्केट में जहां उन्हें एक अच्छा सैलरी पैकेज मिले और कंपेंसेशन और बेनिफिट्स मिले। तो हम एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए उसे मोटिवेट करते हैं, मोटिवेट इन फॉर्म ऑफ rewards, benefits and promotions etc.
Now, the objectives of HRM. The objective of human resource management are multifaceted and revolve around effectively managing an organization's workforce to achieve its strategic goals and ensure the well-being of employees. इसमें भी ये यही बात कर रहा है कि HRM जो है उन मतलब उसको उसमें जो एम्प्लॉयज है उनको कैसे वेल-बीइंग मतलब थ्रू ट्रेनिंग्स वगैरह जो कंडक्ट करवाती है ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें किस तरह से मतलब मैनेज करते हैं वो, और जो जो एम्प्लॉयज है मतलब कौन-कौन से एम्प्लॉयज को किस-किस चीज़ की मतलब नीड होती है, मतलब कौन-सी टाइप की ट्रेनिंग्स उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल है या स्ट्रेटेजिक गोल है वो हमें गेन करने में ईज़िली हो जाए। तो स्ट्रेटेजिक गोल्स को हम जो स्ट्रेटेजिक गोल्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं कि हम 5 साल के बाद अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं। देन फर्दर ये जो है कुछ उसकी मतलब मेन टॉपिक्स है एचआरएम के, जो मतलब मोस्टली इसके सिवा एचआरएम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो है वो है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन to attract and hire the right individual with the appropriate skills, qualifications, and experience to meet the organization's workforce needs. तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हम एम्प्लॉय जो होता है या जो इंडिविजुअल होता है उनको हम कैसे कैसे हम हायर कर सकते हैं और कैसे हम उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लाइड्स आर विजिबल। सो हम बात कर रहे थे रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन उसमें हम एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जो उससे पहले एक प्रोसेस होता है कि हम उसको कैसे हायर करें। हम पहले वैकेंट पोजीशंस देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि कौन कौन सी पोजीशंस वैकेंट है, हमें किन पोजीशंस को फिलअप करना चाहिए, और हम कैसे उसको एम्प्लॉय को एक टैलेंटेड स्किल्स को या टैलेंटेड एम्प्लॉय को कैसे हम हायर करें, उसको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कहते हैं। फर्दर हम उसको ब्रीफ करते हैं। एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। Training and development to provide employees with opportunities for learning and growth to enhance their skills and capabilities, leading to improved job performance and career enhancement. मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं जो न्यू होते हैं या जो टेक्नोलॉजिकल मतलब न्यू एडवांसमेंट आती है मार्केट में, या फॉर एग्जांपल किसी का परफॉर्मेंस मतलब अच्छा नहीं आता कि वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। एंड देन डेवलपमेंट मतलब जो ट्रेनिंग्स एम्प्लॉयज ने गेन की उनको अपनी जॉब में कैसे अप्लाई करें, तो उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करें। एंड देन परफॉर्मेंस अप्रेजल to establish a fair and transparent system for evaluating employee performance, setting performance goal, providing feedback, and recognizing and rewarding achievements. Performance appraisal मतलब to measure the performance। जैसे मैंने कि पहले बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके जो सुपरवाइजर मतलब कोई एम्प्लॉय है उनका जो सुपरवाइजर है उनको उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, और उनको मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम मतलब उनको प्योरली मतलब जस्टिफाई के साथ उनको उसका परफॉर्मेंस मेजर करते हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, कि अच्छा कर रहा है या मतलब सही नहीं कर रहा। तो उसको अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसका प्रमोशन करेंगे, फॉर एग्जांपल या सैलरी इंक्रीज करेंगे या उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगे या पेड लीव्स वगैरह, ये मतलब ऐसे उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करेंगे। इफ जो मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं करेगा तो उनके लिए वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाएंगे। इफ वो फिर भी मतलब परफॉर्म सही से नहीं करा नेक्स्ट अप्रेजल में, तो उनको फॉर एग्जांपल कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके लिए मतलब वार्निंग्स होती है, वो या तो 3 देते हैं या तो 2 देते हैं, प्री वार्निंग लेटर होता है। इफ वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा तो उनको वो निकाल देंगे। देन एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन टू क्रिएट अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट फोस्टर्स हाई एम्प्लॉय मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये कह रहा है कि मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए कि जो आपके एम्प्लॉय है वो मतलब सेटिस्फाई हो आपसे। वो सेटिस्फाई कैसे होंगे? इफ एम्प्लॉय जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है तो वो
वो भी ऑर्गेनाइजेशन से यही एक्सपेक्ट करेगा कि वो मुझे मतलब मेरी जॉब के जैसे मतलब मैं जॉब परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो मुझे सैलरी या बेनिफिट्स है या जो भी मतलब उनकी कंपेंसेशन है वो प्रोवाइड करे। मतलब एक एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है उसकी जॉब से, ऐसा एक एनवायरनमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में और अपनी कल्चर में मतलब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में एनहांस करना चाहिए कि वो हमारे जो एम्प्लॉय है वो सेटिस्फाइड है। Then compensation and benefits to design competitive and equitable compensation packages and benefits to attract and retain talent while ensuring that employees are fairly rewarded for their contributions. अच्छा, तो इसमें ये कहता है कि जो मार्केट में सैलरी पैकेजेस चल रहे हैं कि हम ऐसा मतलब सैलरी पैकेजेस प्रोवाइड करें एम्प्लॉइज को जो हमारे एम्प्लॉय है वो स्विच ना करे कहीं और। मतलब उनके उन्हें अच्छे बेनिफिट्स और सैलरी एंड कंपेंसेशन ऐसा देना है कि वो मतलब कहीं पे स्विच ना करें। And then diversity and inclusion to promote a diverse and inclusive workplace that values individual differences and ensure equal opportunities for all employees. अच्छा, तो डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंशिएशन, मतलब कहीं पे हम ये तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं उन्हें उन वहाँ पे मतलब पंजाबी भी होते हैं, सिंधी भी होते हैं, मुहाजिर भी होते हैं, मतलब हर टाइप का बंदा जो है वो वहाँ पे जस्ट मतलब होता है मतलब ऑर्गेनाइजेशन में। तो उन्हें मतलब उस उनका जो कल्चर होता है, फॉर एग्जांपल पंजाबी है उनका चेंज होगा, बलोची है उनका चेंज होगा, सिंधी है उनका चेंज होगा। तो मतलब जो मतलब डिफरेंशिएशन है ना उनको हम मतलब इक्वल करें कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन है तो फॉर एग्जांपल तो हम सबको इक्वल राइट्स दें, मतलब इक्वल बेनिफिट्स दें सबको कि जैसे मतलब इनइक्वालिटी हमारे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ना आए। टैलेंट रिटेंशन मतलब हम टैलेंट को जो मतलब एम्प्लॉइज है टैलेंटेड उनको हम कैसे रिटेन कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंट रिटेंशन स्ट्रेटजीज दैट हेल्प रिटेन की एम्प्लॉइज एंड रिड्यूस टर्नओवर, thereby minimizing the costs and disruptions associated with employee turnover. All right. टैलेंट रिटेंशन में हम देखते हैं कि हम अपने जो टैलेंटेड एम्प्लॉइज हैं उनको कैसे रिटेन करें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए हम मोटिवेशन मतलब देते हैं इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स एंड अदर बेनिफिट्स। तो उनको हम इस तरह से रिटेन कर सकते हैं जैसे कि वो टर्नओवर मतलब वो लीव ना करे हमारी ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो लीव करेगा तो हम उस जगह वो जगह वैकेंट हो जाएगी, उसको हम फिल करेंगे तो उसके लिए फिर कॉस्टिस आएगी, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट कॉस्टिस हो गई जैसे, तो मतलब कॉस्टिस मतलब आएगी। नाउ प्रोसेस ऑफ एचआरएम जॉब एनालिसिस, गैदर इंफॉर्मेशन ऑन जॉब्स रोल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, जॉब एनालिसिस, अब जॉब एनालिसिस है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन में जो एम्प्लॉय है या जो इंडिविजुअल है न्यू हम हायर करने वाले हैं, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स टास्क ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। टास्क ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब एम्प्लॉय के टास्क जो है वो जो फॉर एग्जांपल हम उसको हायर करते हैं तो वो हम उनसे कौन कौन से काम करवाएंगे और क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जो उनको देंगे, मतलब वो देखे उनको एज अ जॉब। एंड देन जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स जॉब स्पेसिफिकेशन। नाउ व्हाट इज जॉब स्पेसिफिकेशन? जॉब स्पेसिफिकेशन में आते हैं नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, मतलब उनकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या है, उनकी एबिलिटीज क्या है, उनके स्किल्स क्या है। ऑलराइट। एंड देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का एक प्रोसेस है। जैसे क्रिएट जॉब पोस्टिंग्स, मतलब पहले हमें देखना है कौन सी पोजीशंस को फिल करना है। देन एडवर्टाइज जॉब ओपनिंग्स, मतलब एडवर्टाइजमेंट हम एक देंगे हायरिंग के लिए। देन स्क्रीनिंग रिज्यूमेस, हम उसके बाद जो पीपल हैं जो मतलब लोग हैं वो सीवी या रिज्यूमेस हमारी वेबसाइट या हमारे जो मेल है वहां भेज देंगे, तो उनको हम रिव्यू करेंगे। एंड कंडक्ट इंटरव्यूज, जो हम शॉर्टलिस्ट करेंगे
इंडिविजुअल्स को उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करवाएंगे, देन सिलेक्ट एंड हायर कैंडिडेट्स। उसके बाद जो हमें अपने हिसाब से मतलब अपनी कंपनी के हिसाब से जो बंदा हमें अच्छा लगेगा कि ये कर पाएगा, तो हम उसको हायर करते हैं। एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आइडेंटिफाइड ट्रेनिंग नीड्स, मतलब पहले हम देखेंगे कि ट्रेनिंग्स की नीड कौन कौन सी है। फर्दर इसके टाइप है ट्रेनिंग्स के, तो वहां पे मैं ब्रीफ करती हूँ कि ट्रेनिंग नीड्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड देन डिजाइन एंड डिलीवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फॉर एग्जाम्पल उन ट्रेनिंग्स को कैसे हम डिजाइन करें, वो मतलब इंडोर होनी चाहिए या आउटडोर होनी चाहिए या प्रेजेंटेशन के हिसाब से होनी चाहिए, इस तरह से। एंड देन इम्प्लीमेंट मेंटरिंग एंड कोचिंग इनिशिएटिव्स। एंड देन जो हमारा मेंटर होगा, मतलब जो हमारा कंडक्ट करेगा जो हमारा सेशन, वो हमें मतलब नॉलेज या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन ऑफर अपॉर्चुनिटीज फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, वो हमें मतलब ग्रो भी करवाएगा कि हम उन्हें मतलब वो जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा उन्हें हम कैसे अपनी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। देन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेट परफॉर्मेंस गोल। पहले हमें गोल जो परफॉर्मेंस है वो हम जो परफॉर्मेंस गोल्स हैं उनको हम पहले सेट करेंगे कि मतलब हमारे क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हमें क्या गेन करना चाहिए, मतलब हमें कौन सा गोल है जो हमें गेन करना है। देन प्रोवाइड रेगुलर फीडबैक हम रेगुलर अपने सुपरवाइजर को प्रोवाइड करेंगे। देन कंडक्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल, देन एनुअली या क्वार्टरली या मंथली जो भी ऑर्गेनाइजेशन का होगा, वो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को, हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर वो देखेगा कि कहाँ कहाँ मतलब किस किस एम्प्लॉय को नीड है इम्प्रूवमेंट की। देन रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड एक्सपेक्शनल परफॉर्मेंस, मतलब देन जो प्रोडक्टिव इंडिविजुअल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसको रिवॉर्ड्स वगैरह या बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करें। कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स, डिटरमाइन सैलरी स्ट्रक्चर्स, मतलब सैलरी स्ट्रक्चर वो मतलब सेट करेगा कि इस बंदे को जॉब बेस्ड सैलरी देनी चाहिए या पर्सन बेस्ड मतलब इंडिविजुअल बेस्ड या देनी चाहिए। एंड एडमिनिस्टर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, मतलब एम्प्लॉय को कौन कौन से बेनिफिट्स देने चाहिए। एंड मैनेज पेरोल, पेरोल में हम उसको मेडिकल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, एक्सेट्रा, ये जो आते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एचआरएम, अब जो ये चार है ये मतलब मेन कंपोनेंट्स है एचआरएम के। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सैलरी एंड कंपेंसेशन, एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसको हम 4 कंपोनेंट्स को ब्रीफ करते हैं। Recruitment and selection. Now, recruitment and selection, the process of locating, identifying, and attracting capable applicants in an organization. मतलब कैसे हम एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करते हैं, पहले तो हम लोकेट करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम अट्रैक्ट करते हैं जो एप्लीकेंट्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होते हैं। नाउ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मतलब इन दोनों वर्ड्स में क्या फर्क है। रिक्रूटमेंट जो वर्ड है वो बिफोर सिलेक्शन होता है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस बिफोर सिलेक्शन। अब रिक्रूटमेंट मेन में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम देखते हैं एक प्रोसेस है जहां हम पहले तो देखते हैं कि हमारी पोजीशंस कौन सी वेकेंट है, किन पोजीशंस को फिल करना है हमें। देन हम एडवर्टाइजमेंट जो है वो मतलब किस मीडिया से या किस चैनल से हम वो करें। फॉर एग्जांपल एक प्रिंट मीडिया होता है, सोशल मीडिया होता है और ब्रॉडकास्ट मीडिया होता है। तो इन तीनों में से हमें कौन सा चैनल या कौन सी स्ट्रेटेजी हमें चूज करनी चाहिए, उस मतलब उनके थ्रू हम एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? ओके, तो यहाँ किसी ने क्वेश्चन किया है कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में क्या फर्क है। तो मैंने पहले ही मतलब इसको ब्रीफ किया कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस बिफोर सिलेक्शन, जहां हम पहले वैकेंट पोजीशन देखते हैं, उसके बाद हम एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं कि हमें कौन सी मतलब जहां हम जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन, बेनिफिट्स और जो है लोकेशन वगैरह हम उसमें मेंशन करते हैं। देन हम इंटरव्यूज कंडक्ट करवाते हैं। इंटरव्यूज के भी टाइप्स होते हैं। इंटरव्यूज के बाद हम
एक एम्प्लॉय को हायर करते हैं, जब हम इंटरव्यूज के बाद हायर करते हैं, हम उसको देखते हैं कि ये एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, देन हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है सिलेक्शन का। इंटरव्यू के बाद जो प्रोसेस है उस उनको हम सिलेक्शन कहते हैं, जो पहले का है उसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। Yes, अच्छा, ma'am. तो इसमें किसी ने कुछ मतलब लिखा है कि हम कैसे जो कंपनीज है वो कैसे मेजर मतलब करती हैं इफेक्टिवनेस एचआरएम की। अच्छा, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना मतलब एक पॉलिसीज होते हैं। पहले तो मतलब एक एम्प्लॉय होता है, उनका स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि हमारी ये ड्यूटीज है, हमें ये मतलब गोल है वो आपको एनीवेज मतलब पूरा करना है। अगर हम उस मतलब स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं तो कंपनी हमें बेनिफिट्स देंगी या हमें मतलब एप्रिसिएशन देगी। मतलब हर एक का मतलब अपना अपना हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना मतलब होता है। हम कोई भी एक मतलब फिक्स्ड नहीं होता कि हमें मतलब ये मतलब पार्ट है या ये मतलब वो कंडीशन है तो इनको हम मीट करना है, ऐसे नहीं होता। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उनके हिसाब से वो मेजर करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया है कि पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट एम्प्लॉय वेलबींग एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा, तो इसमें जो है ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट में हम मतलब एम्प्लॉय की हेल्प आउट करते हैं, उनको मतलब स्किल्स सिखाते हैं। एक तो मतलब टाइप्स होती हैं ट्रेनिंग्स की, एक होता है जॉब बेस्ड ट्रेनिंग्स, इंडिविजुअल बेस्ड ट्रेनिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग्स। तो जो इंडिविजुअल बेस्ड होती है उनमें हम पर्सनल स्किल्स सिखाते हैं कि कैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ट्रीट करना है, कैसे मतलब उनको जो मैनर्स है या इथिकल वेज है कैसे हम गेन कर सकते हैं, उनको हम पर्सनल स्किल्स सिखाते हैं। देन जॉब बेस्ड जो होता है, जो फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की जॉब है, तो उसके हिसाब से हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल होता है तो हम उसमें देखते हैं कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज मार्केट में है या जो न्यू इंट्रोड्यूस की गई है या जॉब मार्केट में या मतलब क्या चल रहा है, तो उनके हिसाब से हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें मतलब एम्प्लॉय की वेलबींग हुई ना। अच्छा, सक्सेसफुल सिलेक्शन मतलब कुछ मतलब ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी मतलब कहीं कहीं पे एरर्स मतलब कर जाती हैं कि जो टैलेंटेड मतलब एम्प्लॉयज है अ, उनको रिजेक्ट कर देती है, और जो मतलब टैलेंटेड नहीं है ऐसे ही है मतलब उनको भी कभी कभी मतलब सिलेक्ट कर जाती है ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में जो उनको लॉस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को खुद को बियर करना होता है। ऐसे नहीं है कि हम मतलब सक्सेसफुल हर बार हम सक्सेसफुल सिलेक्शन करें। हम मतलब अपनी तरफ से हम मतलब प्योर ट्राई करते हैं कि हम सक्सेसफुल सिलेक्शन करवाएं मतलब करें, बट ऐसा कभी कभी नहीं होता। अच्छा, हाउ डू यू इंश्योर दैट ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स आर अलाइंड विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अच्छा, तो पहले हम जब परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कौन से एम्प्लॉयज को किस चीज की मतलब नीड है, तो उनके हिसाब से हम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको मीट करना है, हम या जॉब मार्केट में कौन सी चीजें मतलब लॉन्च हुई है या मतलब क्या चल रहा है, उनके हिसाब से हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाते हैं। या तो इंडिविजुअल के हिसाब से, फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल न्यू हायर किया गया है, उसको मतलब इस ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का नहीं पता, तो उसको मतलब उसके हिसाब से ट्रेनिंग्स करवाते हैं। पहले हम अप्रेजल के बाद हम देखते हैं कि मतलब ट्रेनिंग्स किस एम्प्लॉइज को और कौन कौन से ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाने हैं, एंड देन हाउ वी कैन फिट इन द जॉब मार्केट। अच्छा, पहले तो हमें मतलब हमारी जो सीवीज हैं हम उनको इस तरह से डिजाइन करें कि जो अगला बंदा है जो हम मतलब जहाँ अपनी सीवी सेंड करते हैं तो हम उसको ऐसा मतलब बनाए कि वो अट्रैक्ट हो जाए। अट्रैक्ट इन द वे मतलब हमें जो है कुछ मतलब ऐसी स्किल्स होती हैं जो हमें मतलब एजुकेशन से मतलब गेन नहीं कर सकते, या हमें जो एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो हम उसको
सीवी को पहले तो ऐसे मतलब ऐसा बनाए, बाद में जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू हमें मतलब जो फॉर एग्जांपल हम शॉर्टलिस्ट होते हैं, हमें इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल होते हैं, कुछ एजुकेशन के हिसाब से होते हैं, कोई मतलब मैनरफुल होते हैं कि हम अब वहाँ हमारी पर्सनैलिटी देखी जाती है कि वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे एंटर होता है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो हम जो हमारा इंटरव्यूअर है उसको हम उस चीज का जस्ट आंसर दें कि जो हमसे पूछ रहा है, ना कि हम एक्स्ट्रा जाएं। ठीक है, उसके बाद हम अपनी मतलब पूरी कोशिश करें कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करें, जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे टास्क है। अच्छा, तो आप पूछ रही है पूल ऑफ कैंडिडेट टू हायर एंड आर रिक्रूटमेंट। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन जब देखते हैं कि ये पोजीशंस वैकेंट है, तो वहां पे एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं जहां पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो पेज इंट्रोड्यूस करवाते हैं, देन जॉब ड्यूटीज होती हैं, जॉब एनालिसिस होती है जहाँ पे जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब ड्यूटीज, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिजाइन होती है, उनको मतलब विजिबल लिखते हैं उस एडवर्टाइजमेंट में कि ये जॉब्स है, ये जॉब में ड्यूटीज है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, और ये हमारी स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, ये स्किल्स होने चाहिए, यहाँ पे मास्टर्स होने चाहिए या हमारी बैचलर होनी चाहिए। इस हिसाब से वो पूल मतलब कैंडिडेट्स के लिए क्रिएट करते हैं। वहाँ पे वो सैलरीज भी समटाइम्स मेंशन करते हैं, एंड देन लोकेशन भी करते हैं, वो रिमोट जॉब के लिए हायर कर रहे हैं या मतलब परमानेंट। अच्छा, तो हम रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन को ब्रीफ कर रहे थे। अच्छा, जो हम वो एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करते हैं उनमें जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिजाइन एंड बेनिफिट्स, लोकेशन, मतलब ये जो चीजें हैं हम मेंशन करते हैं। वहां पे जो एम्प्लॉयज है, जो मतलब इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज है, वो सीवीज हमारी मेल या हम वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे, वहां पे वो सबमिट करवाएंगे। देन हम शॉर्टलिस्ट करेंगे एम्प्लॉयज को, देन समटाइम्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिटन टेस्ट करवाते हैं एंड देन इंटरव्यू करवाते हैं। ठीक है, तो मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन की मर्जी है कि वो पहले रिटन टेस्ट करवाए या डायरेक्ट वो इंटरव्यू करवाए। अब जो रिक्रूटमेंट है वो टू मतलब दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटरनल रिक्रूटमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट मतलब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ही एक एम्प्लॉय चूज करें, जो कि फॉर एग्जांपल एक वैकेंट पोजीशन है, तो वो जो एम्प्लॉय है फॉर एग्जांपल सीएसओ है, हमें अब नीड है कि हम उसको ओएम करें, मतलब उसकी जो पोस्ट है उसको प्रमोट करें और उसको प्रमोशन दें। तो उसको हम मतलब हायर करेंगे हायर करेंगे अपनी जो वैकेंट पोजीशन है, मैनेजर पोजीशन, उनके लिए हायर करें, तो उसको हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कहते हैं। एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल मतलब हम बाहर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हम एक न्यू एम्प्लॉयमेंट हायर करें। नाउ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ there are two different terms, trainings and development. Now, training is a learning for specific goals to achieve and polish their skills. मतलब trainings में हम एक employee के skills को polish करते हैं और specific जो goals है उनके लिए सिखाते हैं कि उन्हें कैसे हम gain कर सकते हैं एक अच्छे वे से, एक अच्छे and productive तरीके से। A planned effort by a company to facilitate learning of job-related competencies, knowledge, skills, and behavior. Provide trainings to employ with specific skills, efforts which will need in the future of organization. तो एम्प्लॉयज को ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर में काम आए। ठीक है, उसके बाद जो है डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर फोकस, मतलब जो ट्रेनिंग्स हमने प्रोवाइड की थी या की है, तो वो एम्प्लॉयज उन ट्रेनिंग्स को अपनी जॉब में अपनी जॉब में अप्लाई। ओके, तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग्स, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग्स, इंडिविजुअल ट्रेनिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेनिंग्स। जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग्स में हम टैलेंट को या स्किल्स को या एबिलिटीज को मतलब पॉलिश करते हैं एक इंडिविजुअल के, एक जॉब के हिसाब से एक इंडिविजुअल की।
ठीक है। एंड देन इंडिविजुअल बेस्ड में मतलब बेसिक नॉलेज जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, कि हमें लीव जो है वो कम करनी चाहिए, या हमें जो हमारे कुलीग्स है उनसे कैसे हम रिएक्ट करें। एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में हम जो न्यू टेक्नोलॉजीज है वो जो इंट्रोड्यूस होती हैं मार्केट में, उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड या कंडक्ट करवाते हैं। अब एक मतलब प्रोसेस है ट्रेनिंग्स का, मतलब इसमें पहले असेसमेंट करते हैं एम्प्लॉयज की, मतलब असेसमेंट मतलब देखते हैं कि कहाँ कहाँ एम्प्लॉय को या कौन कौन से एम्प्लॉय को नीड है ट्रेनिंग्स की। पहले तो ऑब्जर्वेशन होती है। एक तो मतलब तरीका है इनका ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग्स है। देन सर्वे एंड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप्स, एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी। अच्छा, तो मतलब हर मतलब सब कंपनीज की मतलब अपनी अपनी एक मतलब मेथड होता है कि वो कैसे असेसमेंट करते हैं ट्रेनिंग्स की या एम्प्लॉयज की, कि कहाँ कहाँ पे हमें ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके। नाउ परफॉर्मेंस अप्रेजल। Performance appraisal, setting performance goals and expectations for employees. It is evaluation to measure the performance of the employees. इसमें एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है। प्रोसेस थ्रू which managers ensure that employees activities and outputs are contributing the organizational goals. तो मतलब इसमें एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि वो कैसे अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करती है, इफ वो करती है या नहीं करती। इफ नहीं करती तो उनके लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं या उनको वार्निंग्स दिए जाते हैं। इफ वो एम्प्लॉयज है स्टैंडर्ड्स को मीट करती है अच्छे तरीके से, तो उनको मोटिवेशन कैसे देनी चाहिए कि वो रिटेन रहे और सेटिस्फाइड रहे अपनी जॉब से। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक साइकिल होता है। पहले मतलब सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, पहले मतलब जो उनका सुपरवाइजर होता है उनकी जॉब्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज से अवेयर करता है कि ये आपके जॉब स्टैंडर्ड्स है, इन इन चीजों को मीट करना है। देन म्यूचुअली सेट गोल्स, मतलब सुपरवाइजर और जो एम्प्लॉय होता है वो म्यूचुअली सेट करते हैं कि हमें ये मतलब गेन करना है। उसके बाद मैयर द अप्रेजल, और जो परफॉर्मेंस होते हैं उनको मैयर करते हैं। जो सुपरवाइजर होता है या उनका मैनेजर होता है या जो भी उनका होता है, तो वो एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को मैयर करते हैं। एंड देन डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट दे गेन, मतलब अब डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड्स क्या थे और हमने क्या चीज गेन की, मतलब कहाँ पे हमने इनको मीट किया है या नहीं किया है। एंड देन गिव अप्रेजल टू एम्प्लॉइज, फिर वो सुपरवाइजर जो होता है वो एम्प्लॉइज को अप्रेजल देता है। इफ वो अच्छा परफॉर्मर है तो उसको प्रमोशन देंगे या उनकी सैलरी इंक्रीज करेंगे। इफ नहीं तो वो देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे need है या वार्निंग्स दी जाए कि वो अच्छा एम्प्लॉय नहीं है। एंड देन अच्छा, तो इसमें कभी कभी परफॉर्मेंस अप्रेजल में जब वो सुपरवाइजर या मैनेजर होता है वो परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो उनमें एरर कर जाता है, मतलब कुछ एरर्स होती हैं जो कि एक मैनेजर करता है ड्यूरिंग अप्रेजल। एक टाइप का एरर होता है कंट्रास्ट एरर। कंट्रास्ट एरर में होता है कंपेयर बिटवीन टू एम्प्लॉइज डोंट कंपेयर विथ स्टैंडर्ड्स। कंट्रास्ट एरर में ऐसा होता है कि जो मैनेजर है या सुपरवाइजर है वो दो एम्प्लॉइज को की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। ठीक है, वो दो एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ना कि जो उसके मतलब सेपरेट, मतलब दो एम्प्लॉय है उनके मतलब सेपरेट स्टैंडर्ड्स होंगे कि इस एम्प्लॉय को ये गेन करना है, इस एम्प्लॉय को ये मीट करना है। ठीक है, तो वो एम्प्लॉय को मतलब एक दूसरे से कंपेयर करेंगे, हालांकि उनकी जो स्टैंडर्ड्स है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी। एक तो ये एरर है। एंड देन डिस्ट्रीब्यूशनल एरर्स। डिस्ट्रीब्यूशनल एरर्स में मतलब जो मैनेजर होता है वो एम्प्लॉइज को या तो ज्यादा लीनियंसी दे जाता है या तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस देता है। ऑलराइट। उसके बाद रेटर्स बियास। अच्छा, इसमें रेटर्स बियास फोकस ऑन द करेक्टरिस्टिक्स लाइक पंक्चुअल आउट बट नॉट डूइंग वन। अच्छा, रेटर बियास में ऐसा होता है कि वो एम्प्लॉय है वो
एक ही कैरेक्टरिस्टिक पे एम्प्लॉय को अप्रेस करता है कि इसका ये मतलब फॉर एग्जांपल पंक्चुअल है तो वो पंक्चुअल है उनके हिसाब से मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको अप्रेस करेगा. Now the salary and compensation. Determining and administering compensation structures and salary skills, managing payroll processes, and ensuring timely and accurate payment, designing and implementing employee benefits packages such as health insurance, retirement, and paid off. अच्छा, तो सैलरी एंड कंपेंसेशन. सैलरी जो होती है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उनको हायर करने के बाद. ठीक है. अब कंपेंसेशन मतलब एक्स्ट्रा पे या बेनिफिट्स या रिवॉर्ड्स या मतलब प्रमोशन या मतलब जो भी फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स है या उनको मेडिकल या ट्रांसपोर्टेशन दी जाती है वो सब कंपेंसेशन में आता है. अब आपने देखा होगा कि टू टाइप्स की मतलब बुक्स में या मतलब कहीं पे भी मेंशन होती है, कहीं पे सैलरी लिखा होता है, कहीं पे वेजेस लिखा होता है. अब सैलरी एंड वेजेस में क्या डिफरेंशिएशन. अब जो सैलरी है, सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो मंथली मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे एक एम्प्लॉय को दिया जाता है. एंड वेजेस होता है, वो वेजेस जो होता है वो मतलब ओवरली पे किया जाता है. अब कोई एम्प्लॉय है मतलब ओवर्स के हिसाब से कर रहा है तो फॉर एग्जांपल एक ओवर के लिए हम 2000 दे रहे हैं एक एम्प्लॉय को, तो वो ओवर्स के हिसाब से हम उसको पे करते हैं, उसको हम कहते हैं वेज. और सैलरी जो है वो फिक्स्ड अमाउंट होता है. एंड देन अब इसमें टू टाइप्स के रिवार्ड्स होते हैं. एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक को हम इंटरनल भी कहते हैं या नॉन फाइनेंशियल. अच्छा, तो जो इंट्रिंसिक होता है वो नॉन फाइनेंशियल होता है. नॉन फाइनेंशियल मतलब ये ऐसा मतलब रिवार्ड है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है. फॉर एग्जांपल प्रमोशन दे रहे हैं, पेड ऑफ मतलब पेड लीव्स दे रहे हैं या वेकेशंस वगैरह है वो दे रहे हैं. ये एक मतलब बेनिफिट्स है जो एम्प्लॉय को दिया जाता है. एंड दूसरा टाइप है उसका एक्सट्रिंसिक या फाइनेंशियल, इसको हम कहते हैं. तो इसमें हम मतलब पे करते हैं, मतलब जो अच्छा एम्प्लॉय है उसको हम पे करते हैं एक्स्ट्रा. ठीक है. ये जो एक्सट्रिंसिक है या फाइनेंशियल है ये लोअर स्टाफ के लिए होता है. जो हायर स्टाफ है उसको इंट्रिंसिक या फाइनेंस या नॉन फाइनेंशियल रिवार्ड दिया जाता है. Now the question arises, why compensation is necessary? It is necessary because of injustice with all staff. अच्छा, तो हम इसलिए कंपेंसेशन इसेंशियल है कि जो फॉर एग्जांपल अच्छा एम्प्लॉय है उनको हम अच्छे से कंपेंसेशन दे और जो परफॉर्म अच्छा नहीं करे उनको हम मतलब डेली जो है उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है या वेजेस है उनके हिसाब से हम पे करें. इफ फिर भी वो अच्छा पे नहीं करा, इफ हम सबको इक्वली हम मतलब कंपेंसेशन और सैलरी देंगे तो जो अच्छे मतलब परफॉर्मर है उनके साथ अनजस्टिस हो जाए. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ बेस पे सिस्टम. अब जो पे सिस्टम होता है वो टू टाइप्स का होता है. एक होता है जॉब बेस्ड और दूसरा होता है स्किल बेस्ड. अच्छा, जो जॉब बेस्ड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जॉब को पे करती है. फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉय है वो कोई भी है मतलब कहीं से भी बिलोंग करता है बट उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख के हम मतलब उसको पे करते हैं या कंपेंसेशन है वो देते हैं. देन स्किल बेस्ड मतलब इस हिसाब से कि जो पर्सन है, पर्सन में मतलब एक्स्ट्रा स्किल्स हैं या उनमें जो एबिलिटीज है वो हाई है उसके हिसाब से मतलब ऑर्गेनाइजेशन पे करती है. तो इसमें ये दो टाइप होते हैं. एंड देन फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो हम उसको अच्छी मतलब कंपेंसेशन या बेनिफिट्स नहीं देंगे. वो इसलिए कि अगर हम सबको इक्वली देंगे तो जो अच्छे परफॉर्मर है उसके साथ अनजस्टिस हो जाएगा. उसका बाद में मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, वो स्विच करेगा कहीं और जहाँ पे उसको अच्छा बेनिफिट मिले और मतलब जो दूसरे एम्प्लॉयज है उनसे ज्यादा उनको बेनिफिट्स हो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. Thank you so much, ma'am, for this detailed session and really informative. Hopefully, participants को फायदा हुआ होगा. Participants, if you have any questions, you can raise your hand. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम सलाम.
मैम आप थोड़ा हमें सीवी के बारे में नेक्स्ट सेशन में भी गाइड करें कि हम इंटरनेशनल कैडर में जो जॉब मार्केट में कैसे एंट्री लगाएं, क्योंकि एसईओ की जो मैंने पढ़ा है, काफ़ी टर्म से पढ़ा है। सो इनके जो सेशंस हैं ये ऑन द टॉपिक बेस्ड हैं, तो हमें आप थोड़ा स्किल ओरिएंटेड गाइड करें और जॉब मार्केट में कैसे एंट्री लगाएं उस पर आप थोड़ा गाइड करें। ये तो सेशंस तो चलते रहेंगे, तो इसके बारे में अच्छा बिट नॉलेज होती है, बंदा टैकल कर लेता है, एआई का दौर आ गया है, तो हमें कोई स्किल ओरिएंटेड चीजें बताएं जिससे हम कराची में या इंटरनेशनल मार्केट में फिट हो सके। थैंक यू। अच्छा अच्छा, इफ मुझे मतलब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं एक सेशन कंडक्ट करवाऊंगी सीवी डेवलपमेंट में, और वहाँ पे हम कैसे सीवी को अपना प्रोडक्टिव बना सकते हैं, इफ आई कैन अपॉर्चुनिटी। अच्छा, तो व्हाट रोल्स डज टेक्नोलॉजी प्ले इन मॉडर्न ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस? अच्छा अच्छा, तो ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट में जो है, फॉर एग्जांपल हम आजकल जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो एआई को फॉलो कर रही हैं, और जो सॉफ्टवेयर्स है एआई से रिलेटेड उनको फॉलो कर रही हैं। तो जो ट्रेनिंग्स है उनको मतलब सिंपली उनको मतलब एक चीज इजी और आसानी से मिल जाती है, तो वो एआई को या जो टेक्नोलॉजी है एआई से रिलेटेड उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, स्कोप ऑफ एचआरएम। अच्छा, फॉर एग्जांपल एचआरएम नहीं, ठीक है, हम एचआरएम को फॉलो ही नहीं करते। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी जो मतलब जो भी चीजें हैं या एक्टिविटीज है वो कैसे मैनेज होगी, वो मतलब कौन मैनेज करेगा, वो एम्प्लॉयज को हायर कौन करेगा, सैलरीज एंड बेनिफिट्स बेनिफिट्स है वो कौन सेट करेगा, मतलब किस एम्प्लॉयज को कैसे मतलब कंपेंसेट किए जाए, और जो अप्रेजल है अप्रेजल है वो कैसे, फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, उनकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करे, या मतलब ये जो चीजें हैं वो कैसे मैनेज होगी एचआरएम के बगैर। एचआरएम मतलब इम्पोर्टेंस यही है कि हम मतलब चीजों को मैनेज करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब प्लान होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, उनको सेट करते हैं, जो भी सारी मतलब डिसीशंस है वो एचआरएम ही डिसाइड करती है। अच्छा, इफेक्टिव इफेक्टिव मेथड्स फॉर डिलीवरिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज। अच्छा, तो हम एम्प्लॉइज को पहले देखेंगे कि वो मतलब कहाँ पे इंटरेस्टेड है, किन चीजों में इंटरेस्टेड है, आउटडोर इंटरेस्टेड है या इंडोर इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए मतलब ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस लेती है कि हम इंडोर ट्रेनिंग्स करवाएं, आउटडोर करवाएं, प्रेजेंटेशंस के थ्रू करवाएं या एक्टिविटी बेस्ड हम करवाएं, तो उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस है वो ट्रेनिंग्स को मतलब मेथड चूज करते हैं ट्रेनिंग्स के लिए। अच्छा, की ऑब्जेक्टिव तो सिंपल सा है कि हम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो मतलब परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो लो हो जाएगी। हम इफ कंस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयज की या पूरे स्टाफ की करवाते हैं, तो हम तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्टिव रहेगा, और जॉब मार्केट में उसका अच्छा शेयर बनेगा, एंड वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एम्प्लॉय जो है वो एसेट है या लायबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की। अच्छा, तो मेरे हिसाब से जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज है वो एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि मतलब की परफॉर्मर है, उनके बगैर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी जो ब्रांच है ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं, मतलब अच्छा शेयर गेन नहीं कर पाएगी। तो समटाइम्स जो एम्प्लॉय है वो एसेट होता है, जो कि अच्छा परफॉर्मर होता है, बाकी जो मतलब अच्छा परफॉर्मर नहीं होता, जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बोझ की तरह होता है, उनको हम लायबिलिटी कह सकते हैं, क्योंकि हम उनको पे करते हैं, उनको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से, हम रेवेन्यू से उनको पे करते हैं, बट वो फिर भी बहुत अच्छा मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते। फ्यूचर ट्रेंड्स ये है कि मतलब जो आजकल टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें ये जो भी चार ही जो मतलब कंपोनेंट्स है उनको टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनका ब्रीफ कंटिन्यूएशन करना चाहिए कि वो इन्हांस करे अपनी फील्ड में। मतलब जो न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होती हैं, लाइक एआई है, एआई को आजकल सब कोई प्रमोट कर रहा है,
तो उन मतलब उनके हिसाब से HRM को उनके फ्यूचर ट्रेंड्स है AI में देखने चाहिए। अच्छा, स्ट्रेटेजिक वर्ड की मीनिंग है मतलब फ्यूचर प्लानिंग। हम फ्यूचर में मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो वो HRM के जो मतलब हायर मैनेजमेंट है वो ही डिसाइड करेगी कि हम कौन से डिसीशंस ले, हम कौन से ऐसी चीजों को मतलब ऐसी चीजों को प्रमोट करें जहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक प्रोडक्टिव रहे 5 सालों तक, या 5 साल तक हम इतनी ग्रोथ करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो हमारा मार्केट शेयर है वो हाई बने। बाकी HRM में जो मतलब HRM डेली बेसिस पे तो यही होता है कि मैनेज एंड ऑर्गेनाइज। थैंक यू सो मच। So that's all from my side. If you have any question, you may ask. Otherwise, thanks for your time and wish you best for your brighter future. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was really wonderful to have you, and hopefully, as participant ask, we will have another session with you. Thank you so much for your time. Thank you. Thank you, everyone. Allah Hafiz.